नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ड्राफ्ट ग्राउंड्स ऑफ अपील इन केस व्हेन एडिशन इज मेड अंडर सेक्शन 69। इनकम टैक्स में जब सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के तहत एडिशन होता है और हमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी सीआईटी अपील को जब अपील फाइल करनी होती है, तो हम ग्राउंड्स ऑफ अपील को कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, देखते हैं। मेरे पास एक यहाँ असेसमेंट ऑर्डर है जिसमें सेक्शन 153 सी रेड विद 143(3) में असेसमेंट हुआ है। आपको पता होगा जैसे कि 153 सी जब इन्वोक होता है कि यहाँ किसी के यहाँ रेट पड़ती है और उसके यहाँ थर्ड पार्टी का कुछ डॉक्यूमेंट मिलता है, तो वो थर्ड पार्टी का असेसमेंट 153 सी के तहत होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू रीड द होल असेसमेंट ऑर्डर वेरी carefully before forming grounds. So before drafting, one must read extremely carefully the whole assessment order. Assessment order को एक नहीं, दो नहीं, 5 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अंडरलाइन करना है तो कर लीजिए, आपकी खुद की नोट्स बनानी है तो बना लीजिए कि असेसमेंट ऑर्डर में कौन कौन सी एसएससी ऑफिसर ने खामियां रखी है, त्रुटियां रखी है, जिसका हम सहारा लेके एसएससी का डिफेंस कर सकते हैं। So read assessment order, each and every line, between the lines, extremely thoroughly, carefully. अब ग्राउंड्स ऑफ अपील दो तरह के होते हैं, टेक्निकल और फैक्चुअल। पूरा असेसमेंट ऑर्डर ध्यान से पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू मेक आउट कि असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर में कौन कौन सी टेक्निकल त्रुटियां रखी है, जिसका हम एसएससी का डिफेंस बना के ग्राउंड्स को अपील में ले सकते हैं। जैसे कि इस केस में हुआ है कि असेसमेंट तो असेसिंग ऑफिसर ने ख़त्म कर दिया 31 दिसंबर 2021 को, बट वो पोर्टल पे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स क्लोज करना ही भूल गया और एसएससी को असेसमेंट ऑर्डर मिला ही नहीं, वो सर्व करना ही भूल गया। तो वही मैंने पहला मुद्दा लिया है कि उसने असेसमेंट ऑर्डर सर्व नहीं किया है टाइम पे। एसएससी को बहुत ही अभी रिसेंटली जून एंड में ही मेल के थ्रू असेसमेंट ऑर्डर मिला है, वो टाइम बार हो जाता है, तो वो मुद्दा मैंने पहला लिया है। So let's see the first ground. On the facts and in the circumstances of the case and in law, the learned DO has erred in serving the assessment order dated 30th December 2021 on 27th June 2022 and thus making assessment procedure time barred as per the provision of the section 153 of the act. जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन 153 में असेसमेंट ऑर्डर असेसमेंट खत्म करने की टाइम लिमिटेशंस दी है। उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट खत्म नहीं हुआ है तो वो टाइम बार्ड हो जाता है। इन केस ऑफ योर अपीलेंट, ड्यू डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट वाज 31st December 2021. However, no assessment order was served even after 6 months from the expiry of due date of the assessment. Unexpectedly, on 27th of June 2022, it was served through the email of that also on the email of the consultant of your appellant. एसएससी के जो कंसल्टेंट है उसको मेल पे मिली थी ये असेसमेंट ऑर्डर, एसएससी को तो आज तक नहीं मिली है। Thus, assessment order passed and served after expiry of time limit prescribed under this act is null and void. Appellant pleads to quash the order and declare assessment itself null and void. टाइम लिमिट खत्म होती है 31 दिसंबर 2021 को, बट एसएससी को ऑर्डर मिला है जून एंड में। 6 महीने के बाद असेसिंग ऑफिसर ऐसे ऑर्डर देता है तो उस असेसमेंट को नल एंड वॉइड ही कहा जाएगा, भले ही उसने असेसमेंट ऑर्डर में डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर 30 दिसंबर 2021 लिखी है, बट इसका कोई महत्व नहीं है। एसएससी को टाइमली ऑर्डर सर्व करना चाहिए, वो नहीं हुआ है यहाँ। इस असेसमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें, ऐसा हमने फर्स्ट ग्राउंड्स ऑफ अपील दिया है। अब आप इस असेसमेंट ऑर्डर को ध्यान से देखें तो असेसिंग ऑफिसर डीन इश्यू करना भूल गया है। अब जैसे कि आपको पता है कोई भी इनकम टैक्स कम्युनिकेशन को इश्यू करके टाइम डीन मैंडेटरी हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से। सीबीडीटी के सर्कुलर में ही लिखा है कि विदाउट डीन जो इशू किया है वो नल एंड वाइड माना जाएगा वो कम्युनिकेशन, तो वही दूसरा मैंने टेक्निकल ग्राउंड यहाँ लिया है।
Without prejudice to above ground, on the facts and the circumstances of the case and in law, the learned EO has erred in passing assessment order without documentation identification number. फिर उसको थोड़ा एलॉबरेट कर दिया है. As per the CBDT circular number 19/2019 from 1st October 2019 onwards, any income tax communication issued to the taxpayer without DIN shall be treated as invalid and be deemed to have never been issued. Accordingly, assessment order served to your appellant which is without DIN is infractious and to be quashed. मेरे ख्याल से एक ही मुद्दे पे असेसमेंट ऑर्डर क्वॉश हो जाएगा कि DIN ही नहीं है, तो आगे कुछ फैक्ट्स में जाने का इश्यू ही नहीं है. तीसरा टेक्निकल ग्राउंड है लैक्यूना इन सेटिस्फेक्शन नोट. अब सेक्शन 153C में एक प्री कंडीशन है कि बिफोर इन्वोकिंग प्रोविजन ऑफ 153C, एओ मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय इशूइंग सेटिस्फैक्टरी नोट कि ये केस 153C में फिट होता है. किसी के यहाँ रेड होती है तो थर्ड पार्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और वो जो थर्ड पार्टी के एओ को हैंड ओवर होते हैं, तो आफ्टर गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स वो इतने ठोस होने चाहिए कि एओ को 153C में केस फिट लगे असेसमेंट करने के लिए. कोई भी वेग या रैंडम डॉक्यूमेंट्स मिल जाए उसके बेसिस पे 153C इन्वोक नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस केस में हुआ है. तो एओ को वो सेटिस्फेक्शन ड्रॉ करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज वो असेसमेंट नल एंड वॉइड गिना जाएगा. सो यहाँ ऐसा ही हुआ है. सो लेट्स सी द थर्ड ग्राउंड. Without prejudice to above grounds, on the facts and the circumstances of the case, it is proved that the learned EO has erred in invoking provision of section 153C. In my case, since the satisfaction note, which is the basis of proceeding under section 153C, itself is made by the numerous lacuna and inconsistencies, which include references not duly supported, mention of the some other SSC in conclusion, and incorrect assessment years. The proceeding based on such erroneous satisfaction note should be considered as void ab initio, and order passed under such proceeding should be quashed as insufficient. Now let's see the last and factual ground. Factual ground एक ही है because एक ही ground पे एडिशन हुआ है सेक्शन 69 में अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट में. ऐसा एलिगेशन हुआ है कि ज्वेलरी परचेज की है एसएससी ने कैश पेमेंट देके. So without prejudice to above grounds, on the facts and in the circumstances of the case, and in law, the learned EO is making addition of rupees so and so as unexplained investment under section 69 on account of alleged cash payments to so and so alleged purchase of diamond closed jewelry for which source of the alleged cash payment could not be satisfactorily explained during the assessment. हालांकि एसएससी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे उसने परचेस किए हैं, फिर भी एओ ने वो कंसिडर नहीं किया है और असेसमेंट ख़त्म कर दिया एडिशन करके. सो लास्ट फैक्चुअल मुद्दा ग्राउंड वही है. और उसके बाद एक और ग्राउंड ले लीजिए. योर अपीलेंट क्रेव्स लीव टू ऐड और अमेंड और ऑल्टर द ग्राउंड्स हियरइन अबव रेज्ड. ये एक लाइन लिख दीजिए ताकि बाद में कोई ग्राउंड में एडिशन डिलीशन या अमेंड करना हो तो आप कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मैंने एक जनरल बैकग्राउंड दे दिया कि ग्राउंड्स ऑफ अपील में स्पेशली ड्राफ्टिंग टेक्निकल ग्राउंड्स आप कौन कौन से मुद्दे देख सकते हैं और उसको अपने ग्राउंड्स में इंक्लूड कर सकते हैं. मेरे एक्सपीरियंस से जब आपको टेक्निकल कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा हो तो अपील वहाँ ही आपकी फेवर में डिसीजन आ जाता है. वो असेसमेंट ऑर्डर को CIT अपील वॉश कर देता है. सो टेक्निकल ग्राउंड्स को ड्राफ्ट करते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए. लैक्यूना ढूंढ लीजिए पूरे असेसमेंट ऑर्डर में, या फिर एओ से ड्यूरिंग द असेसमेंट भी कोई लैक्यूना हुआ है तो वो भी देख लीजिए और उसको ग्राउंड में शामिल करके आप एसएससी का यानी अपने क्लाइंट का डिफेंस कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.